तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ आखिरकार रन आउट होने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक युहाओ की बॉडी में ड्रैगन पील की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद हमें एल्डर मुएन को दिखाया गया था जो युहाओ की लेबोरेटरी में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एल्डर मुएन को दिखाया जाता है जो युहाओ के सामने प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुमने बहुत डिफिकल्ट रास्ता चुना है, लेकिन श्रेक और तीनों एम्पायर्स के लिए तुम्हारा डिसीजन सही है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करूंगा। इतना कहकर एल्डर मु गोल्डन लाइट में बदल जाते हैं और सीधे युहाओ के हेड के अंदर एंटर कर जाते हैं और अगले ही पल एक गर्म और कोमल पावर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। जो दर्द कुछ देर पहले उसे तोड़ रहा था वो अचानक बहुत हल्का लगने लगता है और उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर एल्डर मु को देखकर युहाओ भावुक हो उठता है और तुरंत ग्रीट करता है। तो वही एल्डर मु उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि युहाओ, तुम बड़े हो चुके हो और सच कहूँ तो तुमने मेरी उम्मीदों से भी बेहतर काम किया है, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है। जो सुनकर युहाओ के इमोशंस उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि इस भयानक दर्द और संघर्ष के बीच अपने टीचर को देखना उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। और तभी एल्डर मु आगे कहते हैं कि 10,000 साल पहले एंसेस्टर तांगसन ने दुनिया की सिचुएशन बदली थी और 10,000 साल बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर भी वही कैपेसिटी है। जो सुनकर युहाओ स्टन्ड रह जाता है और फिर एल्डर मु आगे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में मौजूद ड्रैगन पिल असल में लॉन्ग शाओ याओ के जरिए तुम्हें दी गई थी। जो सुनकर युहाओ हैरान होकर पूछता है कि लेकिन वे मेरी हेल्प क्यों करेंगे, जिस पर एल्डर मु मुस्कुराकर कहते हैं कि वो इविल सोल मास्टर नहीं है और मरने से पहले मैंने उसे ड्रैगन पिल सौंपी थी और सही समय पर तुम्हें देने और तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए कहा था। जो सुनकर युहाओ पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि आज उसे पता चला था कि उसके पीछे हमेशा से एल्डर मु की प्रोटेक्शन करवा रहे थे। तो वही एल्डर मु कुछ देर चुप रहने के बाद युहाओ की तरफ देखकर कहते हैं कि युहाओ, बहुत साल पहले मुझे एक एंशिएंट रूइन में ये ड्रैगन पिल मिली थी जो कि एक लाइट ड्रैगन की थी, जो डार्कनेस ड्रैगन्स के नेचुरल एनिमी भी माने जाते हैं, और उसकी मौत के बाद उसकी सारी एसेंस इस ड्रैगन पिल में बदल गई थी। लेकिन इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा वायलेंट थी कि कोई इंसान इसे सीधे अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकता था। तो वही युहाओ ध्यान से उनकी बात सुनने लगता है और फिर एल्डर मु आगे कहते हैं कि मैंने करीब 100 साल तक इसे अपनी बॉडी में रिफाइन किया था और इसकी हेल्प से मैं रैंक 98 तक पहुंचकर अपना दूसरा सोल कोर भी बना पाया था। लेकिन जब मैंने इसकी पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की थी तब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि ड्रैगन पिल के अंदर छिपी रेज अचानक फूट पड़ी थी और मेरी बॉडी के अंदर तबाही मचाने लगी थी और उसी दिन से मेरी बॉडी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी थी। तो वही ये सुनकर युहाओ को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद एल्डर मु कहते हैं कि जब मैंने इसकी सारी रेज को खत्म कर दिया था तब इसकी एनर्जी प्योर हो गई थी और पहले मैं इसे बेई को देना चाहता था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई और जब मैंने तुम्हारा अल्टीमेट मार्शल सोल देखा था तब मैंने फैसला बदल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे लिए अल्टीमेट डुलुओ बनना कितना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने ड्रैगन पिल तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी। जो सुनकर युहाओ की आंखें नम हो जाती हैं। तो वही एल्डर मु आगे कहते हैं कि मैंने लॉन्ग शाओ याओ से कहा था कि सही समय आने पर वो तुम्हें ये ड्रैगन पिल दे, और उस टाइम उसने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी, वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को इम्प्योरिटीज से खाली कर रहा था, क्योंकि ड्रैगन पिल की एनर्जी सोल पावर में नहीं बल्कि ब्लड में फ्यूज होती है और इससे तुम्हें ड्रैगन्स जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। जो सुनकर युहाओ का दिल ग्रेटिट्यूड से भर जाता है, लेकिन तभी एल्डर मु सीरियस होकर कहते हैं कि मैं नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी जल्दी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड को चुन लोगे, क्योंकि बहुत सारे सोल बीस्ट इस रास्ते पर फेल होकर मर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने एक इंसान की बॉडी के साथ इस इम्पॉसिबल पाथ को चुना है और तुम्हारा ये करेज देखकर मुझे तुम पर गर्व है, इसलिए अब मैं तुम्हारी हर हाल में हेल्प करूंगा। जो सुनकर युहाओ भावुक होकर कहता है कि थैंक यू टीचर, और अगले पल उसके दिल के अंदर वार्मथ की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि एल्डर मु मरने के बाद भी हमेशा उसके लिए रास्ता तैयार करते रहे थे, लेकिन अभी इमोशंस में बहने का समय नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर दोनों सोल कोर्स की टक्कर और भी खतरनाक होती जा रही थी। और तभी एल्डर मु की एनर्जी ड्रैगन पिल के साथ मिलकर उसके ब्लड में फैलने लगती है, जिसकी वजह से ड्रैगन पिल की अनस्टेबल एनर्जी शांत होने लगती है और उसकी बॉडी पर मौजूद स्केल्स और भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। और इसी बीच स्नो एम्प्रेस लगातार उसके दूसरे सोल कोर को स्टेबलाइज कर रही होती है। हालांकि स्पिरिचुअल सोल कोर लगातार रेजिस्टेंस कर रहा था, लेकिन ड्रैगन पिल की हेल्प से युहाओ अब पहले से कहीं ज्यादा प्रेशर सह पा रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और कुछ ही समय बाद स्पिरिचुअल सोल कोर फिर से बेकाबू होने लगता है। और जैसे जैसे दूसरा सोल कोर स्ट्रॉन्ग होता है तो युहाओ को स्पिरिचुअल सोल कोर से और भी ज्यादा पावर रिलीज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल होने लगता है। जो महसूस करते ही युहाओ घबरा जाता है, क्योंकि अगर अब वो फेल हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो वही दर्द और प्रेशर की वजह से उसकी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगती है और तभी अचानक एल्डर मु उससे कहते हैं कि युहाओ, मेरे बच्चे, श्रेक अकेडमी और टैंक सेक्ट का ख्याल रखना और मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। जो सुनते ही उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर गोल्डन स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत बड़ा सी प्रकट होता है, जो देखकर युहाओ शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये उसकी अपनी पावर नहीं बल्कि एल्डर मु की आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी थी। और जैसे ही उसका स्पिरिचुअल सोल कोर इस गोल्डन सी को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है तो वो तुरंत शांत और स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से युहाओ का दर्द काफी कम हो जाता है। और तभी एल्डर मु की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है कि युहाओ, मैं तुम्हारे लिए बस अब इतना ही कर सकता हूँ, आगे का रास्ता
तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। जो सुनकर युहाओ का दिल कांप उठता है और अगले ही पल एल्डर मू की मौजूदगी उसकी कॉन्शियसनेस से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो उधर लेबोरेटरी के बाहर एल्डर सुवान बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं और तभी एल्डर मू का गोल्डन फिगर उसके सामने प्रकट होता है, जिसे देखकर एल्डर सुवान राहत की सांस लेता है। लेकिन एल्डर मू मुस्कुराकर कहते हैं कि सुवान जी, श्रेक अकेडमी और श्रेक सिटी अब तुम्हारे भरोसे हैं और युहाओ को मत बताना, बस उसे यही लगने देना कि मैं अब भी गोल्डन ट्री के अंदर हूँ। जो सुनकर एल्डर सुवान का दिल जोर से कांप उठता है और अगले ही पल एल्डर मू का गोल्डन फिगर बहुत सारे गोल्डन पार्टिकल्स में टूटकर हवा में बिखर जाता है, जो देखकर एल्डर सुवान पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि इस बार उन्हें एल्डर मू की प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। और तभी उसे एहसास होता है कि एल्डर मू सच में हमेशा के लिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। लेकिन फिर भी वे खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि अब एल्डर मू की आखिरी इच्छा पूरी करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो दूसरी तरफ रेडिएंट सिटी के इंपीरियल पैलेस में सु तियानरान अपने डेस्क पर रखे एक खास लेटर को देख रहा होता है और एनवेलप पर जूजी का ऑरेंज मैंडरिन लोगो बना हुआ था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आखिरकार जूजी का जवाब आ गया है। और पिछले कई दिनों से सन मून एम्पायर की पूरी स्ट्रेंथ उन मिस्टीरियस एनिमीज को ढूंढ रही थी, जिन्होंने रेडिएंट सिटी पर हमला किया था, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला था, जिसकी वजह से सु तियानरान के मन में चिंता बढ़ने लगी थी और उसे लगने लगा था कि शायद उसके एनिमीज के पास कोई ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिससे वे कभी भी रेडिएंट सिटी के अंदर अटैक कर सकते हैं। और जैसे ही वो लेटर खोलकर पढ़ना शुरू करता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बार बार बदलने लगते हैं। कभी वो हैरान होता तो कभी जूजी की तारीफ करते हुए मुस्कुराता है, क्योंकि पूरे लेटर का मेन मैसेज सिर्फ 3 शब्दों में था, डू नॉट अटैक। जूजी ने साफ लिखा था कि श्रेक सिटी को घेर कर रखा जाए, लेकिन उस पर अटैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि जूजी का असली मोटिव स्टार लो एम्पायर और डोलिंग एम्पायर की सारी फोर्सेस को श्रेक सिटी के पास इकट्ठा करना था। और जब सभी एनिमी एक जगह जमा हो जाएंगे तब सन मून एम्पायर अपनी असली चाल चलेगा। और इतना ही नहीं, अगर रेडिएंट सिटी पर अटैक करने वाली टीम का श्रेक अकेडमी से कोई संबंध हुआ तो वे श्रेक सिटी की प्रोटेक्शन के लिए जरूर वापस आएंगे और तब उन्हें सीधे बैटलफील्ड में लड़ना पड़ेगा, जहां सन मून एम्पायर खुद को लगभग इनविंसिबल मानता था, जो पढ़कर सु तियानरान बहुत ज्यादा खुश होता है और जोर से कहता है कि बहुत बढ़िया। जिसके बाद वो तुरंत जूजी को रिप्लाई में लिखता है कि तुम अपनी मर्जी से अगला कदम तय करो और रेडिएंट सिटी की चिंता मत करो, जिससे साफ पता चल रहा था कि जूजी ने एक बार फिर अपनी इंटेलिजेंस से सु तियानरान का भरोसा और मजबूत कर लिया था। और इसी बीच सु तियानरान के मन में एक और ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर श्रेक अकेडमी बिना लड़ाई के सन मून एम्पायर में शामिल हो जाए तो उसके सारे सीक्रेट्स एम्पायर के हो जाएंगे और शायद सोल मास्टर्स की रिसर्च की मदद से उसकी सबसे बड़ी कमी भी दूर हो सकती है। जो सोचते ही उसके मन में जूजी की इमेज आ जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, लेकिन अपनी सबसे बड़ी कमजोरी की वजह से वो उसके करीब नहीं जा सकता था और यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। तो उधर श्रेक सिटी के बाहर सन मून एम्पायर के कैंप में जूजी रिकॉनेसेंस रिपोर्ट्स पढ़ रही होती है, जिसके चलते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो श्रेक सिटी को डिस्ट्रॉय करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि श्रेक अकेडमी उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसे वो दिल से चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपने पुराने टारगेट को भुला दिया था, बल्कि स्टार लो एम्पायर के प्रति उसके दिल में मौजूद नफरत अब भी जिंदा थी, क्योंकि उसी एम्पायर ने उसका घर बर्बाद किया था और उसे एक हेल्पलेस ऑर्फन बना दिया था। इसलिए वो जानती थी कि एक दिन स्टार लो एम्पायर जरूर खत्म होगा। और तभी अचानक एक ब्लैक शैडो कमांडर टेंट के अंदर प्रकट होता है, जिसे देखकर जूजी शांति से कहती है कि इंपीरियल ट्यूटर आप आ गए। जो सुनकर झोंगलीबू सिर हिलाता है और पूछता है कि एम्प्रेस आपने श्रेक सिटी पर अटैक करने का समय तय कर लिया है क्या? जिस पर जूजी जवाब देती है कि अभी डेडलाइन में 8 दिन का टाइम बाकी है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन ये सुनकर झोंगलीबू नाराज हो जाता है और कहता है कि हमारे पास 8 लाख सैनिक और 8 सोल इंजीनियर लीजेंस हैं और हम कभी भी श्रेक सिटी को मिटा सकते हैं, तो फिर देरी क्यों? जिस पर जूजी शांति से कहती है कि इंपीरियल ट्यूटर श्रेक अकेडमी को इतना कमजोर मत समझिए, उनके पास क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बनाने की कैपेसिटी है और सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और अगर हमने उन्हें मजबूर किया तो कोई नहीं जानता है कि यह 10,000 साल पुरानी एकेडमी क्या कर सकती है। इसलिए अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन उन्हें घेरना है। जो सुनकर झोंगलीबू को एहसास होने लगता है कि जूजी के दिमाग में कोई और बड़ी प्लानिंग चल रही है। और जब वो पूछता है कि क्या वो श्रेक सिटी पर अटैक नहीं करना चाहती है, जिस पर जूजी बताती है कि इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन और इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन पहले ही एक सीक्रेट मिशन पर निकल चुकी है, इसलिए उनका असली टारगेट कोई और है और श्रेक सिटी सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला मोहरा है। जो सुनकर झोंगलीबू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जूजी कोल्ड वॉइस में कहती है कि इंपीरियल ट्यूटर याद रखिए, आप मिलिट्री सुपरवाइजर हैं, कमांडर नहीं, इसलिए स्ट्रैटेजी और वॉर से जुड़े फैसले मैं लूंगी और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हिज मैजेस्टी से बात कर सकते हैं। जो सुनकर झोंगलीबू का चेहरा सख्त हो जाता है। हालांकि वो जूजी की स्ट्रेंथ से नहीं डरता था, लेकिन उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रैटेजीज से जरूर केयरफुल रहता था, क्योंकि हर बार उसकी प्लानिंग ऐसी जीत दिलाती थी जिन्हें समझ पाना भी मुश्किल होता था। और आखिर में वो गुस्से में दांत बिचकर टेंट से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये देखकर जूजी बस हल्की सी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता था कि इस पूरे वॉर का असली खेल अब भी उसके हाथों में ही है। तो वही झोंगलीबू के जाने के बाद वो गहरी सोच में
डूब जाती है क्योंकि होली गोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर्स उसकी प्लानिंग के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रहे थे और बॉडी सेक्ट के खत्म होने के बाद उनकी जरूरत भी काफी कम हो चुकी थी। इसलिए अब उनका मेन काम सिर्फ श्रेक एकेडमी के एक्सपर्ट्स का सामना करना था। लेकिन होली गोस्ट चर्च के अंदर मौजूद 2 अल्टीमेट डुलो की वजह से सुतियान रान भी उनके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर सकता था और यही सोचकर जूजी की आंखें कोल्ड हो जाती है क्योंकि उसे और सुतियान रान दोनों को पता था कि अगर सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर भी ले तब भी होली गोस्ट चर्च एक दिन थ्रोन हथियाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही उसे उसके बेटे यूनहान का ख्याल आता है तो उसके चेहरे की हार्डनेस थोड़ी नरम पड़ जाती है क्योंकि फिलहाल उसे सबसे ज्यादा डर किसी बाहरी एनिमी से नहीं बल्कि होली गोस्ट चर्च से था क्योंकि अगर उन्होंने उसके बेटे को टारगेट बना लिया तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते थे। इसलिए जूजी चाहती थी कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि वो रेडिएंट सिटी लौटकर अपना नेक्स्ट स्टेप उठा सके और अपने बेटे की प्रोटेक्शन खुद इंश्योर होकर कर सके। तो वहीं टांग सेक्ट में यूहाओ अब भी अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक कल्टीवेशन में जुटा हुआ था और उसका स्पिरिचुअल सोल कोर लगातार कांप रहा था और उसकी बॉडी में भयानक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस छोड़ रहा था और वही एल्डर मु द्वारा छोड़ी गई स्पिरिचुअल पावर अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसकी वजह से यूहाओ को काफी समय मिल गया था और इस दौरान उसके सीने में मौजूद अल्टीमेट आइस सोल कोर पहले से 3 गुना बड़ा और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हालांकि दोनों सोल कोर्स की टक्कर लगातार उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही थी लेकिन ड्रैगन पिल की हेल्प से उसकी बॉडी अब तक टिकी हुई थी और स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, लिटिल बाय और बाकी स्पिरिट्स भी पूरी ताकत से उसकी मदद कर रहे थे। और यूहाओ भी जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अगर इस समय उसकी अल्टीमेट आइस एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है तो उस ड्रैगन ब्लड से स्ट्रॉन्ग हुई उसकी बॉडी खत्म हो सकती थी। जो सोचकर यूहाओ अपने मन को शांत रखता है और पूरी ताकत से स्पिरिचुअल सोल कोर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है स्पिरिचुअल सोल कोर और ज्यादा वायलेंट होता जाता है और उसकी छोड़ी हुई स्पिरिचुअल पावर बार बार अल्टीमेट आइस सोल कोर पर अटैक करती रहती है और हर बार अल्टीमेट आइस सोल कोर उसे तोड़कर वापस लौटा देता है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल सोल कोर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास बाहर निकलकर आसपास की अल्टीमेट आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्नो एम्प्रेस को सप्लाई करने लगता है। लेकिन यूहाओ का पूरा ध्यान स्पिरिचुअल सोल कोर पर होने की वजह से उसे इसका एहसास तक नहीं होता है और पता नहीं कितना समय बीत जाता है और धीरे धीरे यूहाओ की बॉडी फिर से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर पहुंच जाती है। तो वही लिया भी अब स्पिरिचुअल सोल कोर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और तभी अचानक स्नो एम्प्रेस का आइस क्रिस्टल हरकत करता है और अगले ही पल उसकी कोल्ड स्पिरिचुअल ओरा सीधे स्पिरिचुअल सोल कोर के अंदर घुस जाती है जो देखकर पूरा सोल कोर कुछ पल के लिए रुक जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता स्नो एम्प्रेस का आइस क्रिस्टल अचानक एक्सप्लोड हो जाता है और उसकी सारी अल्टीमेट आइस एनर्जी तेज धाराओं की तरह अल्टीमेट आइस सोल कोर में समा जाती है जो महसूस करते ही यूहाओ को झटका लगता है क्योंकि वो साफ महसूस कर सकता था कि स्नो एम्प्रेस खुद को सैक्रिफाइस करके उसकी मदद कर रही है और अगले ही पल उसके सीने में मौजूद अल्टीमेट आइस एनर्जी पागलों की तरह कंप्रेस होने लगती है और देखते ही देखते वो एनर्जी बॉल कई गुना बड़ी होकर फिर अचानक सिकुड़ जाती है जिसकी वजह से उसका कलर लाइट ब्लू से बदलकर डार्क ब्लू में बदल जाता है और उसके चारों तरफ मिस्टीरियस डार्कनेस की एक परत भी बनने लगती है जो देखकर यूहाओ पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि जिस सोल कोर को बनने में अभी बहुत समय लगना चाहिए था लेकिन तभी वो अचानक आकार लेने लगा था और ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन तभी स्पिरिचुअल सोल कोर फिर से अटैक कर देता है और इस बार उसकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर सीधे नए बने अल्टीमेट आइस सोल कोर की तरफ बढ़ती है जो देखकर यूहाओ का दिल बैठ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसके सीने से एक मिस्टीरियस अल्टीमेट आइस इंटेंट बाहर निकलता है और अगले ही पल वो आने वाली स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह फ्रीज कर देता है जो देखकर यूहाओ स्टन्ड रह जाता है क्योंकि उसने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी कि स्पिरिचुअल पावर जैसी इनविजिबल पावर को भी फ्रीज किया जा सकता है। और इसी के साथ उसके सामने एक और इनक्रेडिबल मिरेकल हैपेंड होता है। लेकिन तभी अल्टीमेट आइस की भयानक एनर्जी लगातार यूहाओ के स्पिरिचुअल सोल कोर की तरफ बढ़ रही होती है मानो दोनों के बीच फाइनल कलिजन होने वाली हो जो देखकर स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास अपनी पूरी ताकत से स्टार एनीस आइसी कोएगुलेशन रिलीज करने लगता है और उसकी हर लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाती है और वो रूम की सारी आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है जिसकी वजह से पूरे रूम में स्नोई हवाएं चलने लगती हैं। तो वहीं लिटिल बाय भी अपनी सारी पावर यूहाओ के अल्टीमेट आइस सोल कोर में भेजना शुरू कर देता है और आइस एम्प्रेस भी अपनी टोर्सो बोन की जेड ग्रीन एनर्जी उसी सोल कोर में डालने लगती है। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस कहती है कि मेरा नाम स्पिरिट ऑफ द आइस स्काई स्नो लेडी है और अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन होता है जो देखकर यूहाओ को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी बॉडी और चेस्ट एक साथ फट गए हों और उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस भी किसी मिस्टीरियस पावर में डूब जाती है। तो दूसरी तरफ ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट के कोर रीजन में मौजूद लेक ऑफ लाइफ हमेशा की तरह शांत रहती है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका उस शांत लेक ऑफ लाइफ में हलचल पैदा कर देता है और लेक के बीचों बीच से एक ब्लैक शैडो आसमान में उठता है और उसके चारों तरफ लेक का पानी भाप बनकर उसी में समा जाता है और ये कोई सिंपल पर्सन नहीं बल्कि बीस्ट गॉड डीथियन होता है। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो अचानक यूहाओ की प्रेजेंस महसूस ही नहीं कर पा रहा था जो महसूस करके डीथियन खुद से कहता है कि ये क्या हो रहा है।
मैं उसकी एग्जिस्टेंस महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी नजर में इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि युहाओ मर चुका है, क्योंकि उसकी रिवर्स स्केल हमेशा युहाओ पर नजर रखती थी और खतरा आने पर उसे तुरंत सूचना देती थी। लेकिन इस बार ना तो उससे युहाओ की ऑरा महसूस हो रही थी और ना ही अपनी रिवर्स स्केल की, जो देखकर दितियन के मन में बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि युहाओ के अंदर 3 आई गोल्डन लायन की डेस्टिनी पावर मौजूद थी और वही पावर ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कर रही थी। इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन साथ ही वो युहाओ को जरूरत से ज्यादा पावरफुल भी नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि अगर वो गॉड बन जाता है तो डेस्टिनी पावर भी उसके साथ गॉड रेल्म चली जाएगी। जो सोचकर दितियन की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो मन ही मन कहता है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। उसने किसी तरह मेरे और रिवर्स स्केल के बीच का कनेक्शन कट ऑफ कर दिया है, इसलिए मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं युहाओ को हमेशा के लिए ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट में कैद कर दूंगा। और अगले ही पल वो स्पेस को चीरते हुए गायब हो जाता है और सीधे श्रेक सिटी की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।